हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक प्रसाद। आज हम सेक्शन 3 के ही एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड है। आज इसमें हम जानेंगे कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। एज द वर्ड साउंड्स एक्शनेबल क्लेम, अगर एक्शनेबल क्लेम की बात करें तो एक्शनेबल मीन्स अगर हम देखें तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है, और क्लेम मीन्स दावा। दावा का मतलब होता है दावा का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ पे दावा करना कि हमने तुमको 50,000 रुपया दिया है, हमने तुमको 50,000 रुपया उधार दिया है और हम अपने मांगने का उसको दावा करते हैं। तो अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो एक्शनेबल का मतलब होता है, अगर हम देखें तो एक्शनेबल का अर्थ अगर हम समझें तो वो चीज़ जिस पे हम एक्शन ले सकते हैं मीन्स कोर्ट। और क्लेम का मीन्स डेट। डेट कोई भी हो सकता है। डेट हो सकता है कि मैंने आपको उधार दिया हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मेरी फीस नहीं दी है, ये भी एक तरीके का डेट हो सकता है। ये इस टाइप के डेट है, ये सिक्योर्ड नहीं है मैंने। और इट मीन्स कि इस टाइप के डेट में कोई भी पोजेशन नहीं होता है। और एक्शनेबल क्लेम के अंदर सिर्फ डेट भी वही कवर किए जाते हैं जिसके अगेंस्ट कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है वो ओनर के पोजेशन में नहीं होती है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो इसकी डेफिनेशन जो कहती है कि अ बेनिफिट विच इज अराइजिंग फ्रॉम द मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट इन योर पोजीशन। मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो मूवेबल प्रॉपर्टी से क्या होता है कि इसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि सेक्शन 3 डिफाइंस द टर्म एक्शनेबल मीन्स it provides the actionable claim means a claim to unsecured debt or to any beneficial interest in movable property not in the possession of the claimant। सेक्शन 3 का एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन कहता है कि एक्शनेबल क्लेम वो क्लेम होता है जिसमें हम किसी अनसिक्योर्ड डेट के बारे में हम क्लेम करते हैं, अनसिक्योर्ड डेट के बारे में क्लेम करते हैं, और उस डेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है वो ओनर के पोजीशन में नहीं होती है। और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट, और इसमें ओनर के पोजीशन में नहीं होती है। अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर दो चीज़ें आती हैं, प्लेज और हाइपोथिकेशन। अगर हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को हम गिरवी रखते हैं तो हम उसको कहेंगे कि प्लेज या हाइपोथिकेशन किया है। लेकिन अगर हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो हम उसको सिर्फ मोर्टगेज कह सकते हैं, हम उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। इसी तरीके से समझे कि बेनिफिशियल मूवेबल प्रॉपर्टी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट को अगर हमें समझना हो तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। लेट्स सपोज कि मैं आपसे कोई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, और गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैंने उसके आपको 50,000 रुपये उधार दे दिया। 50,000 रुपये मैंने आपको उसका एडवांस पेमेंट कर दिया, और वो पैसा भी आपके पास है, और वो गाड़ी भी आपके गैरेज में खड़ी है। अब मेरा तो पैसा सिक्योर नहीं है क्योंकि मैंने तो आपको दे दिया। अब आप मुझे, जब मैं गाड़ी मांगने जा रहा हूँ तो आप मुझे आजकल कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ों को देखें तो आप जो वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उससे बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपका है, आपके पास गाड़ी है, पैसा भी आप ही के पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो अगर हम देखें तो मूवेबल प्रॉपर्टी से अगर कोई बेनिफिट लिया जाता है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो which the civil courts recognize as affording grounds for relief whether such debt or beneficial interest be existent, occurring, conditional or contingent। मतलब कोई ऐसा डेट जिसको सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है, अगर सिविल कोर्ट ही उस डेट को रिकॉग्नाइज नहीं करती है तो वो एक्शनेबल क्लेम नहीं माना जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट एग्जिस्टेंट होना चाहिए, अकरिंग होना चाहिए, कंडीशनल होती है और कंटिजेंट होना चाहिए। अकरिंग की अगर बात करें तो ऐसा कोई अकरिंग के डेफिनेशन से हमें पता चलता है, अकरिंग का मतलब होता है कि इट मीन्स जैसे मुझे सैलरी जो, जैसे सपोज कीजिए मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मुझे सैलरी देनी है 1 तारीख को, तो वो सैलरी ड्यू जो होगी वो 1 तारीख को होगी, लेकिन जो एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है, बट सैलरी जो होगी वो ड्यू होगी 1 तारीख को। तो अकरिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड।
फॉलोइंग आर द कंसिडर टू बी एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या कवर होता है? अनसिक्योर्ड मनी डेट, इट मीन्स अगर हमने किसी को उधार दिया और उसके अगेंस्ट हमने कोई गिरवी नहीं रखा, कोई अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हमने कोई चीज़ प्लेज नहीं किया, हाइपोथिकेशन नहीं किया, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है हमने कोई उसके अगेंस्ट कोई मॉर्गेज नहीं किया है, तो इस तरीके की चीज़ को हम अनसिक्योर्ड डेट कह सकते हैं। क्लेमिंग टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट। अब जैसा मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया कि एक कार मैंने परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद मैंने पैसा तो दे दिया, ना वो मेरे पोजीशन में है और ना ही वो पैसा मेरे पास है, तो एक तरीके से हम देखें तो वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी है कार, और उससे बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है वो एट दी एंड जो है वो ओनर के पास है, इट मीन्स डेटर के पास है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने पैसा दिया, ना तो मेरा पैसा सिक्योर्ड है, ना कुछ भी सिक्योर्ड नहीं है। मैं हद से हद क्या कर सकता हूँ? मैं उसके लिए एक्शन ले सकता हूँ। Unsecured money debt. A debt may be secured or unsecured. Security of the debt may be by way of mortgage, immovable property and hypothecation or place of movables. अगर अनसिक्योर्ड डेट, जैसा मैंने आपको बताया कि डेट में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, डेट की अगर हम बात करें तो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड डेट आता है। वो डेट जो सिक्योर्ड होता है, जिसमें अगर हम कोई चीज़ प्लेज करते हैं या हाइपोथिकेशन करते हैं, तो उस टाइप के डेट को हम प्लेज कहते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा डेट जिसमें सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड डेट है, तो इस टाइप के चीज़ों को हम कह सकते हैं कि ये मॉर्गेज है। ये अगर हम एक्रूइंग डेट के बारे में बात करें तो डेट पेएबल ऑन अ फ्यूचर डेट, एग्जाम्पल पेएबल और ड्यू ऑन फ्यूचर डेट, एग्जाम्पल अ प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू बी लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ एज सैलरी। अगर हम एक्रूइंग डेट की बात करें तो इसे समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं कि लेट सपोज ए प्रॉमिस करता है बी से कि मैं तुम्हें महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपये तुम्हें सैलरी दूंगा। तो वो फ्यूचर के लिए उसने प्रॉमिस किया है, जब 1 तारीख आएगी अगले महीने की तब वो देगा, तो इसको हम एक्रूइंग डेट कहते हैं। हालांकि अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें तो एम्प्लॉय जो है वो वर्क कर रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है, तो लेकिन उसका पैसा सिक्योर्ड नहीं है। लेट सपोज अगर उसकी सैलरी नहीं मिलती है तो वो अनसिक्योर्ड डेट में जाएगी, जिसके लिए वो एक्शनेबल क्लेम कर सकता है। अगर हम इसी तरीके से एग्जिस्टिंग डेट की बात करें तो कहते हैं कि डेट और सम ऑफ मनी हैज़ ऑलरेडी ड्यू एंड इज पेएबल एट प्रेजेंट क्लेमिंग ऑफ एरियर ऑफ सैलरी। अगर हम एग्जिस्टिंग डेट की बात करें तो एग्जिस्टिंग डेट का मतलब होता है कोई ऐसा पैसा या कोई ऐसा डेट जो कि ड्यू हो चुका है लेकिन उसको अभी तक पे नहीं किया गया। मान लीजिए कोई आपके सैलरी का कोई एरियर ड्यू हो चुका है, इफेक्टिव हो चुका है, लेकिन मान लीजिए 1 अप्रैल से वो ड्यू हो चुका है, लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो जुलाई तक नहीं की गई है। तो अगर हम देखें तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई के 30 तक भी नहीं किया गया, तो 4 महीने से आपका जो एरियर जो वो ड्यू है। तो इस टाइप के डेट को हम एग्जिस्टिंग डेट कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम कंडीशनल डेट के बारे में बात करें तो डेट बेस्ड ऑन कंडीशन दैट कैन बी फुलफिल्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज। इस प्रकार एक ऐसा डेट जिसमें किसी भी एक पार्टी के रिक्वायरमेंट फुलफिल करने से अगर वो ड्यू हो जाता है, तो इस तरीके के डेट को हम कंडीशनल डेट कहते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पर हम समझें तो हम ये देखते हैं कि ए जो है वो बी से प्रॉमिस करता है दैट ही विल गिव हिम ₹20,000 इफ ही मैरिज विद इन 1 मंथ। ए जो है वो बी से प्रॉमिस करता है कि अगर वो 1 महीने के अंदर शादी कर लेगा तो वो बी को 20,000 रुपये देगा। तो ऐसी चीज़ जिसमें एक पार्टी फुलफिल कर देती है, इफ़ द कंडीशन इज डेट बेस्ड ऑन कंडीशन दैट कैन बी फुलफिल्ड बाय वन ऑफ द पार्टी कि तो इसमें कंडीशनल डेट के अंदर जो होता है वो कंडीशन डेट कहता है कि अगर पार्टीज में से कोई भी पर्सन बोथ पार्टीज में से अगर एक भी पार्टी उस कंडीशन को फुलफिल कर देती है तो वो कंडीशनल डेट कहलाता है। जैसे कि ए प्रॉमिस करता है बी से कि भाई अगर मैं 1 महीने में शादी कर लूँगा तो मैं 20,000 रुपये दूंगा। अब अगर हम कंटीजेंट डेट की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि इफ़ द कंडीशन इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज दैन इट इज़ कंटीजेंट डेट। ए प्रॉमिस टू पे ₹5,000 टू बी
इफ सी शिप सिंक्स, ये एक कंटिंजेंट डेट है। कंटिंजेंट से पता चलता है एक आकस्मिक, एक दुर्घटना या एक आकस्मिक अचानक से होने वाली चीज़। जैसे ए बी से प्रॉमिस करता है कि अगर सी का शिप डूब गया तो वो ए को 5,000 रुपये देगा। तो इस तरीके के जो डेट जो होते हैं वो कंटिंजेंट डेट होते हैं। अब हम इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि एक्शनेबल क्लेम के अंदर किस वो कौन से पॉइंट्स हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं जिसके बारे में हम क्लेम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें हम क्लेम कर सकते हैं क्लेमिंग ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट। रेंट ड्यू हो गया है और रेंट मिला नहीं है तो उसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि रेंट ड्यू हो गया है और रेंट मिला नहीं है, हम उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। इसलिए हम क्लेम कर सकते हैं क्योंकि रेंट जो है वो एक सर्टेन रेट से फिक्स्ड है। अगर सपोज कीजिए कोई रेंट जो है वो 1 दिसंबर का ड्यू होता है, लेकिन 9 दिसंबर हो गया, आज तक हमारा रेंट मिला नहीं है, तो हम उसके लिए एक्शनेबल क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें, इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर इज डिसॉल्व पार्टनरशिप। जब कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है और किसी पार्टनर का इंटरेस्ट रह जाता है और उसे पार्टनरशिप के थ्रू उसे अगर वो नहीं मिल पाती है तो उसके लिए भी वो एक्शनेबल क्लेम कर सकता है। थर्ड में अगर हम देखें तो माउंडन विडोज क्लेम फॉर अनपेड डोवर। डोवर का जो मेहर का, अगर हम माउंडन लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो जो मेहर का जो अमाउंट होता है मुस्लिम लॉ में, अगर किसी विडो को अगर मेहर का अमाउंट नहीं मिलता है तो वो उसके लिए एक्शनेबल क्लेम कर सकती है। इसी तरीके से अगर हमने कोई सामान बेचा है और सामान बेचने पे अगर हमारे को कोई पेमेंट नहीं मिली है, मनी ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड, तो उसके लिए भी हम एक्शनेबल क्लेम कर सकते हैं। राइट टू गेट बैक द परचेज मनी व्हेन द सेल इज सेट असाइड। अगर दो पार्टी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और किसी चीज़ को, किसी गुड्स को, किसी वस्तु को बेचने के बारे में बात होती है और अगर वो उनके बीच का जो एग्रीमेंट जो होता है या कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, अगर वो ब्रीच हो जाता है किसी रीज़न से, ऑटोमेटिकली ब्रीच हो जाता है फ्रॉम द सेलर साइड से, तो उसमें जो बायर जो होता है, जो फ्यूचर बायर जो होता है और जो परचेज करने वाला होता है, वो एक्शनेबल क्लेम करके अपने मनी के लिए क्लेम कर सकता है। इसी तरीके से लास्ट हम देखें तो इसमें क्या होता है कि हम इंश्योरेंस कराते हैं। लेट सपोज इंश्योरेंस हमने कराया, इंश्योरेंस का पैसा हमारा ड्यू हो गया और अगर वो नहीं हमारे को मिल रहा तो उसके लिए भी हम एक्शनेबल क्लेम ले सकते हैं, हम न्यायालय की मदद ले सकते हैं इसके अंदर। अब हम इसके साथ के साथ इसके एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक्शनेबल क्लेम के अंडर नहीं आती है। जैसे डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेट सपोज अगर हमने किसी को पैसा दिया और सपोज कीजिए मैंने किसी को पैसा दिया और पैसा दे दिया, मैंने पैसा लिया मैंने किसी से, अगर मैंने किसी से पैसा लिया और पैसे के बदले मैंने अपनी एक घड़ी दे दी उसको। मान लीजिए पैसा जो लिया मैंने 500 रुपये लिया और मेरे घड़ी की कीमत जो वो 700 रुपये है। तो अब अगर मैं उसे नहीं चुकाता हूँ तो मुझ पे क्लेम नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं क्लेम कर सकता क्योंकि मैंने 500 रुपये जो लिया है उससे ज़्यादा कीमत के मैंने उसको जो है वो उसको प्रॉपर्टी दी है, मैंने उससे ज़्यादा की मैंने उसको प्रॉपर्टी दी है। तो वो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहेगा ठीक है मत दो। इसी तरीके से देखो डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो भी ब्रीच हो जाता है तो उस केस के अंदर भी हम डैमेज वो एक्शनेबल क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऊपर वाले में देखें तो हम उसमें क्लेम नहीं कर सकते। डैमेज इन टॉर्ट, अगर किसी टाइप का कोई डैमेज हुआ है ड्यू टू टॉर्ट तो उसमें भी हम क्लेम नहीं कर सकते। डिक्री और जजमेंट ऑफ द डेट, अगर कोई डिक्री या कोई जजमेंट कोर्ट से पास हुई है तो हम उसके ऊपर एक्शनेबल क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट का उसमें ऑर्डर है और कोई इसमें जो है हमारे कोई फिजिकल पोजीशन में कोई चीज़ नहीं है। शेयर इन कंपनी, अगर कंपनी के अंदर शेयर है उसमें भी हम नहीं कर सकते हैं। क्लेम टू कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, हम इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड भी किसी तरीके का क्लेम नहीं कर सकते हैं।